Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। तो मुझे आप ये बताइए कि आप समास जब हम मतलब दो शब्दों को अलग करते हैं, है ना। जैसे हमने संधि पढ़ा, तो जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। हमने संधि में पढ़ा, जैसे हमारे पास राजकुमार था, है ना। तो जब हम इसे अलग कर रहे थे तो हम इसका क्या कर रहे थे, संधि विच्छेद कर रहे थे, है ना। जब इन्हें अलग किया जाता था तो हम इसे क्या कहते थे, संधि विच्छेद कहते थे। संधि विच्छेद के लिए एग्जाम्पल कोई और देती हूँ, ये आपके पास समास के लिए एग्जाम्पल है। संधि विच्छेद के लिए जैसे कि हमारे पास महेंद्र था, अगर आपको इसको अलग अलग करना था तो आप उसे क्या करते थे, उसका संधि विच्छेद करते थे। वैसे ही राजकुमार है, अगर आपको इसे अलग अलग करना है तो उस शब्द को, उस टर्म को क्या कहते हैं कि आपको इसे अलग करके लिखना है। बताइए जरा। अगर आपको आइडिया है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो बताइए फटाफट से। उसे क्या कहते हैं, फटाफट से बता दो। हमने समास टॉपिक आज स्टार्ट करना है। संधि के लिए जब हम शब्दों को अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विच्छेद कर दिया गया उसका, यानी कि संधि विच्छेद। और वैसे ही एक पूरा पद है, यानी कि आपके पास राजकुमार है, अगर इसे अलग अलग करना है तो उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं अलग करने के लिए। तो किसी को पता है तो वो कमेंट करेगा। राहुल, आपका माइक ऑन है, अपने अपने माइक्स को म्यूट रखा करें जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं। चलिए देन करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, जो मैंने कहा कि इसे अलग अलग करने को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर विग्रह करेंगे। जब हम शब्दों को अलग करते हैं, पदों को अलग अलग करते हैं, यहाँ पर एक शब्द है राज और दूसरा है कुमार, इन दोनों को अलग अलग किया जाता है तो समास का क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो समास विग्रह है ये तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि यही काम हमने यहाँ पे करना है पूरे टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, जो समास है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग क्या निकलता है। तो ये जो समास है ये क्या कहता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। संक्षेप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा करके लिखना, यानी कि शॉर्ट करके लिखना, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संक्षेप हुआ। ठीक है, जो समास है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इसमें सम और दूसरा शब्द है इसमें आस, है ना। दो शब्द, एक है सम और एक है आस। तो आप क्या समझते हो इस सम से और इस आस से। सम का मतलब मैंने आपको बता दिया, संक्षिप्त, और आस का अर्थ क्या होता है, कथन या फिर शब्द। ठीक है, जो आपने कथन कहा या फिर जो शब्द है वो होगा आस। ठीक है, संक्षेप में किसी शब्द के बारे में लिखना, यानी कि किसी शब्द को बताना या कथन करना, कहना। ठीक है, ये बात हो गई आपके इसके शाब्दिक अर्थ की। और इसके जो शब्द को अलग अलग किया जाए तो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर एक संक्षेप शब्द आया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो संक्षेप का अगर हम विलोम देख ले, यहाँ पर आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक है, संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा गाइस, व्यास हो जाएगा। इस चीज को आपने याद रखना। ठीक है, संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बनते हैं इसकी टाइप के, लेकिन टाइप से पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था पहले, राजकुमार। अगर मैं इसका समास विग्रह करूं, यानी कि इसे अलग अलग करूं, विग्रह का मतलब क्या होता है, पदों को अलग अलग करना, तो वो क्या बन जाएगा,
राजा का कुमार क्या कहलाएगा? राजकुमार। ठीक है, तो यही चीज हम कह रहे हैं कि जो बड़े शब्द है, एक पूरा है राजा का कुमार, इसको हमने क्या किया, संक्षेप में क्या कहा, राजकुमार, यानी कि इसे हमने शॉर्ट में क्या कहा, राजकुमार कहा। राजा का कुमार क्या कहलाया, राजकुमार। तो यही इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हमारे पास निकलता है। अब बात आती है कि इसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है, वो क्या बनती है। तो परिभाषा हमारे पास देखिए, एक दो तीन शब्द है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए बने सार्थक शब्द को, नए बने सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आप सभी के सामने डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, आई बात यहां तक सबको समझ में? बोलिए फटाफट से कि यहां तक बात समझ में आ गई सबके कि नहीं? फटाफट से बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं? यस यस कर देनी है फटाफट से अगर बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। यहां तक हो गया आपका, यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने इसका शाब्दिक अर्थ देख लिया, इन शब्दों को अलग अलग करके देख लिया, और इसका हमने विलोम देख लिया, और इसके बाद हमने इसकी परिभाषा के बारे में जान लिया। तो आपने देखा, दो या दो से अधिक, एक बात होती है, दो या दो से अधिक शब्दों से जो बनता है एक व्यवस्थित समूह होता है, दो चीजें अलग अलग है। जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा कहलाता है वाक्य, है ना। व्यवस्थित समूह जो बनता है, यहाँ पर एक नया सार्थक शब्द बन रहा है, सही शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, इन शब्दों से मिलकर एक शब्द बन रहा है, नया सार्थक शब्द, जिसका अपने आप में जो है एक मीनिंग होता है। सार्थक का मतलब होता है सही सही मीनिंग देता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इतनी बात आपने याद रख, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि इसके जो है वो भेद कितने, बताएंगे फटाफट से। जिन्होंने समास थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, जिनको जानकारी है समास के बारे में, तो समास के जो है वो कितने भेद हैं, फटाफट से बता दो। कितने भेद होते हैं समास के, किस किस को पता है? कविता चौहान का आंसर आ रहा है 6। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि मुख्य भेद कितने हैं, तब आप क्या बोलोगे? मुख्य भेद की अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। वेरी गुड, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समास के भेद कितने हैं, तो आप आंसर करोगे 6। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुख्य भेद कितने हैं, तो मुख्य भेद कितने हो जाएंगे, 4। एक और क्वेश्चन बनता है कि पदों की प्रधानता के अनुसार, ठीक है, पदों की प्रधानता के अनुसार शब्द, ये जो हमारी समास है वो कितने प्रकार का होता है, तो तब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके पास है। अगर भेद पूछा जाएगा तो 6, मुख्य भेद पूछा जाएगा तो 4, और पदों की प्रधानता के अनुसार पूछा जाएगा तब भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर जो मैं लिखवाऊंगी आपको, 6 भेद की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास, यहाँ पर हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये वाली चीज देख रहे हैं कि भेद कौन कौन से हैं, 6 के 6 भेद लिखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है आपके पास अव्ययीभाव समास। अच्छे से बनाने हैं इनके नोट्स और अच्छे से देखना है ताकि दूसरी बात कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारे पास अव्ययीभाव समास। सेकंड आता है
तत्पुरुष समास। थर्ड आता है यहाँ पर द्विगु समास। फोर्थ आता है कर्मधारय समास। और पांचवें नंबर का आता है आपके पास द्वंद्व समास। कई बार शुद्ध वर्तनी के लिए भी आ जाता है द्वंद्व लिखने के लिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं द्वंद्व ऐसे लिखते हैं और बात उनकी खत्म। ऐसे नहीं होता है, दोनों में व लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा द्वंद्व समास। और जो लास्ट है उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है जी, ये हो गए आपके 5 भेद और यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है जी, आई बात समझ में। फर्स्ट अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास और लास्ट हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए ये तो थी जो मैंने भेद के बारे में बात की। अब जो मुख्य भेद होते हैं वो 4 हैं। यहाँ पर जिस जिसके ऊपर मैं टिक करूंगी रेड मार्क से वो होंगे आपके मुख्य भेद। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हैं आपके मुख्य भेद। क्यों इनको मुख्य भेद कहा जाता है? पदों की प्रधानता की वजह से इन्हें मुख्य भेद कहा जाता है। तो पदों की प्रधानता का अर्थ क्या हुआ? पदों की प्रधानता का अर्थ हुआ, पहले तो आपको प्रधानता से पहले पद का पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाया पीछे, यानी कि राजा का कुमार, ये क्या बन गया? राजकुमार बन गया। ये जो पूरा था हमारे पास इसे हमने क्या कहा? समास कहा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है राजा का कुमार, इसे हम कहते हैं समास विग्रह, जब पदों को अलग किया जाता है। देखिए ये एक पूरा शब्द है हमारे पास, एक पूरा शब्द। ठीक है, इसके अलावा जो राजा का कुमार, यहाँ पर 3 पद प्रेजेंट है। जो शब्द होता है उसी को हम पद कहते हैं, लेकिन जब वो एक पूरे वाक्य में हो, यानी कि 2-3 शब्दों का इकट्ठा समूह है, अलग अलग करके अगर हम उसे देखें तो हम उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पद प्रेजेंट हैं? 3 पद प्रेजेंट है, यानी कि 3 शब्द प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसे हमने क्या कहा? पद कहा। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो अव्ययभाव समास होता है उसका अर्थ होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं इसका क्या हो जाएगा, पहला पद जो है वो प्रधान होगा अव्ययभाव समास। ठीक है, पहला पद प्रधान होने का अर्थ है कि जो पहला पद है, यानी कि जिस तरीके से ये लिखे हैं उसमें पहला पद जो है वो मेन होगा, इंपॉर्टेंट होगा सबसे ज्यादा बाकी शब्दों के मुकाबले। ठीक है, मुख्य होगा, मेन होगा मतलब। दूसरा है तत्पुरुष समास। ये हमारा तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। देखिए राजकुमार कौन होता है? जो राजा का कुमार होता है, यानी कि कुमार के बारे में बोला जा रहा है, बेटे के बारे में बोला जा रहा है। राजा का जो बेटा होता है उसको बोलते हैं राजकुमार। तो मुख्य क्या हुआ? यहाँ पर कुमार हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात बनती है जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का अर्थ क्या होता है? जिसका दूसरा पद जो है वो प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना सबके? उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास का। तीसरा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी आपने पदों की बात करनी है, एक एक डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है? दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास बहुब्रीहि समास। ये जो है कोई पद प्रधान नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, कोई पद जो है वो प्रधान नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाता है? ये किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये क्या करता है? तीसरे की ओर संकेत करता है यहाँ पर, इसका आपने ध्यान रखना। ठीक है, जो किसी तीसरी चीज के बारे में बताएगा, तीसरी चीज को अहमियत देगा, वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक
भेद कितने हैं, मुख्य भेद कितने हैं, पदों की प्रधानता के अनुसार कितने हैं, कौन सा पद किसका प्रधान है, यहां तक अगर क्लियर हो गया, फटाफट से थम्स अप सेंड कर दीजिए सभी। फटाफट से थम्स अप सेंड करेंगे सभी अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई आप सभी को तो। वेरी गुड, फटाफट से। ओके दीपिका, दीक्षु, चलिए सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ही ऐसे जिनको याद हो रही है, जिनको समझ में आ रही है चीजें। संधि समास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों का, आपको पता ही है। अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए होंगे तो गड़बड़ नहीं करनी है ना, अच्छे से समझते चलना है सारी चीजों को। चलिए ओके, वेरी गुड, मोनिका, अंशुल, सबको समझ आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अब देखेंगे हम वन बाय वन एक एक समास के बारे में। ठीक, अब हमने सबसे पहले किस समास के बारे में कहा, क्वेश्चन पता कैसे आ जाता है, ये जो पदों की प्रधानता के बारे में मैंने बात की, इससे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, अगर आपको कोई समास ना पूछना हो, इसी से पूछना हो, तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है ना, जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो कौन सा समास है, और जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, जिसका प्रथम पद प्रधान है वो अव्ययीभाव समास, जिसका उत्तर पद प्रधान है वो होगा तत्पुरुष समास, जिसके दोनों पद प्रधान है वो हो जाएगा द्वंद्व समास, और जिसका कोई पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरे की ओर संकेत करता है वो होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब मैंने कहा हम देखेंगे वन बाय वन। समास में सबसे पहला आ जाएगा आपके पास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पॉइंट तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर जो आपने देखा कि इसका जो है वो क्या होगा, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरी बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि इसमें आपको स्टार्टिंग में उपसर्ग देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय करवाए तो यहाँ पर उपसर्ग देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, यहाँ पर एक इंग्लिश में शब्द मैं टर्म लिख रही हूँ, ये आपने याद रखना है, यहाँ पर रिपीटेड वर्ड होंगे, यानी कि पुनरावृत्ति वाले वर्ड होंगे, ये याद रखना है, रिपीटेड वर्ड होंगे जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही होगी, ऐसे याद रखना, आपने रिपीट हो रहे हैं मतलब वर्ड, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, 3 चीजें मेन है, ये हमने पहले ही पढ़ लिए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उपसर्ग का मतलब कौन से उपसर्ग होते हैं, ये उपसर्ग आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे आ, अनु, भर, हर, यथा, यावत, ने और वे। ठीक है, मेन उपसर्ग है आपके पास ये वाले, याद रखना है। मेन शब्द से पहले अगर आपको ये वाले उपसर्ग दिख जाते हैं, ठीक है, मुख्य शब्द, जैसे हम उपसर्ग में क्या करते थे, जो हमारा मुख्य शब्द होता था उसको हम अलग करते थे और जो बच जाते थे वो हमारे पास क्या जाते थे, इसी से रिलेटेड आ जाते। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर एक मैंने शायद नहीं लिखा होगा, प्रति। ठीक है, आ, अनु, प्रति, भर, हर, यथा, यावत। ठीक है, ये आपने याद रखना है, प्रति लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये उपसर्ग हो गए। दूसरे मैंने आपको रिपीटेड वर्ड करवाए, एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, अगर हमने कल भी शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, अगर मैं आपसे कहूं अनुचर में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अनुचर में कौन सा उपसर्ग होगा, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, हर दिन में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा, यथासंभव में कौन सा उपसर्ग होगा, फटाफट से क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, है ना। चलिए, आपके पास 5 क्वेश्चन है, फटाफट से उसका आंसर करना है। अनु, भर, यथा, बिल्कुल सही, वेरी गुड।
ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको कहूं कि आजन्म में कौन सा उपसर्ग होगा, है ना। तो आप देख पा रहे हो इन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं आपके पास शब्द, ठीक है। यहाँ पर चर मेन शब्द है, यहाँ पर पेट जो है मेन शब्द है, यहाँ दिन है, यहाँ जन्म है, यहाँ पर संभव है, ठीक है। तो जो बच गए आपके आगे आगे वाले अनु उपसर्ग, भर उपसर्ग, हर उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, आ उपसर्ग और यथा उपसर्ग, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं अजन्मा, इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा बताइए। अजन्मा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बताइए शाबाश। अजन्मा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, वेरी गुड, फटाफट से आंसर करेंगे। अजन्मा में अ उपसर्ग होगा, बिल्कुल ठीक है। जो जन्मा शब्द है वो, लेकिन यहाँ पर कहीं पर आपको अ दिख रहा है नहीं, तो आपको पता है जो अ होता है उसका अर्थ क्या होता है, बिना या फिर नहीं, ठीक है। तो ये जो नहीं वाली चीज, जो नहीं वाला मीनिंग देगा वो आपका अव्ययीभाव समास में नहीं आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी कि अ से रिलेटेड जो आपके पास होगा, अ शुरू में होगा अगर, तो वो आपका अव्ययीभाव समास में नहीं आएगा, सिर्फ आ आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अनुचर का मतलब क्या होता है, अब देखो इतना का क्वेश्चन आएगा आपको, अनुचर में कौन सा समास है, आप बता दोगे अनुचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इसका समास विग्रह क्या होगा, जो समास विग्रह वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे वहां पे। इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है। भर पेट में क्या है, भर उपसर्ग है। इसमें अव्ययभाव समास होगा, हर दिन में अव्ययभाव समास है, प्रतिदिन में, यथा संभव में, आजन्म में, अनुचर में। कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। बात समझ आ गई। अब रिपीटेड वर्ड वाली जो चीज लिखी थी ये क्या चीज है, जैसे मैंने लिखा हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, तीन शब्द हैं आपके पास। तो ये सेम शब्द आ रहे हैं ना इसके बाद, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाथों हाथ हो गया, दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सेम वर्ड है आपके साथ, इसके साथ वाले, ठीक है। तो ये सभी कौन से हो जाएंगे, आपके अव्ययभाव समास के अंदर आ जाए, अगर रिपीटेड वर्ड्स हैं तब, ठीक है। अव्ययभाव, ओके। फटाफट से बोलिए कि अगर आपको अव्ययभाव समास सभी को क्लियर हो गया पूरा अच्छे से, फटाफट से बताएंगे अगर आप सभी को अव्ययभाव समास अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को अव्ययभाव समास अच्छे से क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड। चलिए अब करते हैं दूसरे समास की बात। ये तो था अव्ययभाव समास। एक छोटा सा समास हमारे पास आ जाता है द्विगु समास। तत्पुरुष सबसे बड़ा होता है इसमें, तो हम उसके बारे में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। दूसरे समास की बात करें तो दूसरा मैंने क्या कहा, हम बात करेंगे द्विगु के बारे में। देखो द्विगु है ना यहाँ पे, तो ये किसके बारे में बताता है, द्विगु मीन्स द्वि लिखा है यहाँ पर। तो द्वि का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, आप संस्कृत पढ़ते थे सभी स्कूल टाइम में। तो द्विगु मीन्स द्वि, यानी कि दो के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ, दो, द्वि क्या हुई आपकी, क्या है यहाँ पर, संख्या। द्वि मीन्स दो। तो जो क्या होता है, जिसका पहला पद, यहाँ पर पहली बात क्या आ जाती है, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, मतलब जैसे मान लो हमारे पास है यहाँ पर तिरंगा। तिरंगा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, तीन रंग है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, तीन रंग है। लेकिन इनका जो है समास विग्रह कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्या होगा, तीन रंगों का समाहार बोलते हैं हम यहाँ पे। समूह समाहार ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीन रंगों का समाहार,
ये होगा द्विगु समास। अब देखिए, हर पद अगर आपका जो संख्यावाचक है ना, यहाँ पर इसका मीनिंग सिर्फ इसी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये कोई तीसरा मीनिंग दे रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल इसका नहीं है, ध्यान देना। जैसे त्रिनेत्र है, आपको पता है 3 नेत्र हैं, किसके हैं आपको पता है। अगर कोई तीसरा मीनिंग दे रहा है संख्या के होने के बावजूद, तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा, ना कि आपका द्विगु समास। द्विगु समास में ये जो शब्द है यहीं तक ही चीज, समाहार तक ही रहती है चीज। इसके बाद अगर कोई मीनिंग दे रहा है तो वो द्विगु समास नहीं होता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे पंचानन है, 5 है आनंद जिसके, आपको पता है 5 मुख किसके होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी के। तो पंच 5 होने के बावजूद वो द्विगु में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पंचवटी है, तो आपको पता है पंचवटी सिर्फ इतने तक सीमित रहती है, क्या, 5 बटों का समाहार, ठीक है। 5 बटों का समाहार, यहाँ तक ही आपकी पंचवटी जो है वो सीमित रहती, ठीक है। आई बात समझ में, पंचवटी हो गया, तिरंगा हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी बहुत से शब्द है, जैसे आपके पास है चारपाई। अब चारपाई है तो चारपाई जिसकी 4 पाई है, अब ऐसा कहीं बोलोगे कि जिसकी 4 पाई होगी उसको हम बेड बोलेंगे, लेकिन बेड नहीं आएगा, बिस्तर वैसे शब्द नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाइयों का समाहार, ठीक है। यानी कि संख्या तक ही अगर चीजें सीमित हैं तो वो हमारा द्विगु समास होगा। अगर वो क्या कर रहा है, किसी तीस संख्या होने के बावजूद, पहला पद संख्या होने के बावजूद अगर किसी तीसरे की ओर संकेत कर जाएगा तो वो बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु नहीं होगा। लेकिन अगर द्विगु में संख्या तक ही चीजें रह रही हैं, समाहार तक चीजें रह रही हैं, तो वो हमारा द्विगु समास होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको। आज की क्लास अगर सभी को अच्छी लगी और चीजें समझ में आ गई है फटाफट से, तो फटाफट से हैशटैग सेंड करिए और हम आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट ओवर कर देंगे। बताइए शाबाश फटाफट से सभी। ओके मोनिका, दीपिका, मंजिदा, अंशुल, ओके पंकज, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर सभी को अच्छे से समझ आ रही है चीजें तो करते हैं इस क्लास को यहीं पर एंड। ओके कविता दीक्षु।